सो लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था कि कैपिटल एम का एफबीडी बनाना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू, यहाँ भी म्यू है। सो कुछ बच्चों ने भेजा लेकिन सारा कंप्लीट नहीं था, तो फोर्सेस देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल एम जी, 2-3 मैं लिख देता हूं, उसके बाद तुम लोगों से पूछूंगा। एन स्मॉल एम इसके टच में है, यहां पे टेंशन टी, पुली इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, नीचे टेंशन डी, सो एक पुली पे भी फोर्स टी इधर, सर नीचे भी लगेगा ना? यहां भी टी नीचे, अब बताना ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा इधर, चूंकि ये टेंशन पुल कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे किधर लगेगा? पीछे पीछे F1, ब्लॉक और एम में ऊपर लगेगा। यहाँ ब्लॉक भी नीचे लगाएगा वो। नॉर्मल रिएक्शन है कुछ, तो ब्लॉक भी इस पे कोई फोर्स लगाएगा इधर। लेट्स N1 या N डैश लिख देता हूँ, N डैश। फ्रिक्शन नीचे, सर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। सर नीचे लगेगा। ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक स्मॉल एम, तो ये नीचे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। हाँ सर, कैपिटल एम पे नीचे फ्रिक्शन जो है वो नीचे लगेगा, इजंट इट? कैपिटल एम पर F2 या F डैश लिख देता हूँ, F डैश, यहाँ डैश लिखा है, तो समझा क्या? सो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस तुम देखो तो कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? अब बताओ किसी ने ये कंप्लीट किया था क्या? अगर मैं इसका कैपिटल एम का एफबीडी ड्रॉ कर लिया, इस डायरेक्शंस का इक्वेशंस लिखते हैं। सपोज कैपिटल एम गोज बाय एक्सेशन ए इन दिस डायरेक्शन, तो स्मॉल एम का भी इस डायरेक्शन में तो ए होगा ही, क्योंकि साथ साथ मूव करेगा। स्मॉल एम का इधर कितना एक्सेशन होगा इस डायरेक्शन में? ए या 2a? ईशान, हाँ सर, कितना होगा स्मॉल एम का डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेशन? ये होगा सर। 2a होगा ईशान, फिर 2a होगा कंस्ट्रेंट। क्योंकि ये जाएगा तो देखो यहाँ से भी स्ट्रिंग फ्री होगा, यहाँ से भी फ्री होगा, और ये दोनों स्ट्रिंग हाँ सर, इधर एंगेज होगा। सो 2a इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल एम का एफबीडी एक बार मैं फिर से बना देता हूं। इधर हो जाएगा एन डैश, इधर हो गया टी, इधर हो गया एफ डैश, इधर हो गया एम जी। लिख लिया सारे? यस सर। इसके लिए क्या क्या इक्वेशंस लिखूंगा? एन डैश इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए लिखूंगा स्मॉल एम जी माइनस टी माइनस एफ डैश, दैट इज इक्वल टू एम इंटू टू
2a 2a, बिकॉज इसका एक्सटेंशन इधर है 2a। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये f डैश कितना हो जाएगा? क्योंकि स्लाइडिंग है, म्यू म्यू एन इनटू n डैश। इंडेक्स तो इक्वेशन 2 इसको लिखता हूं। अब आते हैं कैपिटल एम पे। पहले वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए लिख लेते हैं। नेट फोर्स होगा 0, नेट फोर्स 0। बस इक्वेशंस लिखना सीख जाओ, सॉल्व कैसे करते हैं वो बड़ी बात नहीं है। n minus mg plus t वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए कैपिटल एन, टी इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू टी प्लस एफ डैश प्लस एम जी। ऊपर में सिर्फ कैपिटल एन है, बाकी सब नीचे है। हाँ एम जी प्लस एफ डैश प्लस टी। t एफ डैश में फिर से लिख लेंगे u n dash म्यू एन डैश प्लस टी। थर्ड इक्वेशन, और एक इक्वेशंस बचा हुआ है इसका इस डायरेक्शंस के लिए। 2t माइनस f1 माइनस n डैश टी टी 2t minus f1 f1 प्लस माइनस एन डैश माइनस माइनस f1 f1 is equal to 0 नहीं is equal to F1 m इज is इक्वल equal टू to capital नहीं, इज इक्वल टू Capital M. कैपिटल एम इनटू ए, a m है है ना। F1 कितना हो हाँ। जाएगा? 2t माइनस एन डैश माइनस F1 हो जाएगा म्यू, यहाँ का म्यू इनटू यहाँ का n, ये n जो निकाल चुके हैं। ये इक्वेशन हो गया 4। अब देखो अननोन कितने हैं, क्या सफिशिएंट इक्वेशंस है? अननोन देखते हैं, एक, A2, इसमें जाते हैं T3, इंडेक्स तो ले लिए, A ले लिए 3, कैपिटल N 4, f dash इंडेक्स तो है f1 4, f1 इसमें कोई नया नहीं है। 4 F1 वेरिएबल, 4 इक्वेशंस, वी कैन सॉल्व दिस। सर f1 नहीं होगा और एक F1 को देखो यहाँ लिख दिया ना, म्यू इनटू n। हाँ सही तो देखो ये 4 इक्वेशन, ये इक्वेशंस मिलेंगे। F1 को ऐसे लिख लिया। सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क, एनर्जी एंड पावर। शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे इस चैप्टर में नाम से ही पता है कि क्या पढ़ना है। हमें एक टर्म डिफाइन करेंगे, वर्क क्या होता है, कैसे डिफाइंड है, एनर्जी एंड पावर। सबसे ज्यादा फोकस इन दोनों पे होगा। वेक्टर जब पढ़ रहे थे तो हमने हालांकि बता दिया था कि वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस, इस टाइप से समझाया था, लेकिन हमें ऐसा जरूरत क्यों पड़ा कि एफ डॉट एस डिफाइन करना पड़ा कुछ, तो मैं वहां से लेके चलूंगा, वहां से स्टार्ट करूंगा।
इसमें हम कोई नया लॉ नहीं पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम का मतलब होता है किसी लॉ से ही डिराइव हुआ है, कुछ प्रूफ करना है, किसी बेसिक लॉ को यूज करके कुछ प्रूफ किए तो दैट इज कॉल्ड थ्योरम। और ये ऐसा चैप्टर है जिसका यूज मैकेनिक्स में तो होता ही है, दूसरे चैप्टर्स में जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, साउंड वेव पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, ये सारे चैप्टर में इसके कॉन्सेप्ट यूज में आएंगे। इस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिजिक्स में ये चीज है कि जो हमने पढ़ा है अभी, जैसे न्यूटन्स लॉ पढ़ा, न्यूटन्स लॉ अगर नहीं आता है तो हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ फ्रिक्शन, है ना। सिमिलरली वर्क पावर एनर्जी में भी न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन होगा। वर्क पावर एनर्जी अगर नहीं आएगा तो रोटेशंस के क्वेश्चंस, सिंपल हार्मोनिक मोशंस पढ़ेंगे, उसके सवाल, ग्रेविटेशंस पढ़ेंगे, उसके सवाल सॉल्व नहीं होंगे, उसमें भी इसके कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट किसी भी और टॉपिक के साथ इंक्लूड किया जा सकता है, रहेगा। तो मैंने कहा कि इस चैप्टर में कोई बेसिक लॉ नहीं डिस्कस करेंगे, जो लॉ न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ से ही आगे बढ़ेंगे। और ये चैप्टर क्या है तो मैं अभी इसको छोड़ देता हूं, मैं सिंपल न्यूटन्स लॉ लिखता हूं, वहां से चलता हूं। हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। अभी मैं सपोज मैं बात कर रहा हूं कि एक बॉडी है जो वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में मोशन है, नेट फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में है, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम इंटू ए। पहले मैं 1D के लिए समझाता हूं। बच्चों अगर A इज इक्वल टू कुछ रहता था, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, लेट्स ऐसे दे दिया, दैट मींस A इज फंक्शन ऑफ टाइम। अगर एक्सेशन फंक्शन ऑफ टाइम है तो एक्सेशन को लिखते हैं dv बाई dt, और dv इज इक्वल टू a dt, और a जो भी फंक्शन है टाइम का वो फंक्शन पुट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, एंड यू विल गेट वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अभी सोचो ये सब छोड़ दो, मैं जो पढ़ा हूं उसके बारे में बात कर रहा हूं। यही सॉल्व करते थे, यही मेथड था ना काइनेमेटिक्स का। हाँ सर। हाँ सर। Yes. तो यही चीज यहाँ पे, अगर मान लो फोर्स जो अप्लाई कर रहे इस बॉडी पे वो फंक्शन ऑफ टाइम हो, टाइम के साथ फोर्स अलग अलग हो रहा है, तो ए को लिखेंगे dv बाई dt और हम सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, जैसा होगा हम कर लेंगे। लेकिन अगर मैंने काइनेमेटिक्स में सवाल दे दिया तुझे a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ने a इक्वल टू सम 2x प्लस 1 दे दिया, तो क्या करते थे, क्या लिखना प्रेफर करते थे, a को dv बाई dt या समथिंग एल्स? v dv by dx. क्या बात है, याद है, बहुत बढ़िया। a को उस केस में लिखना चाहते हैं v इंटू dv बाई dx, अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो। फिर क्या करते थे, काइनेमेटिक्स में हमने सीखा, अब बताता हूं प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, रियल लाइफ में जो फोर्सेज होते हैं
वो टाइम का फंक्शन नहीं होता, वो क्या होता है, पोजीशन का फंक्शन होता है, डिस्टेंस का फंक्शन होता है। प्रैक्टिकली फोर्स डिस्टेंस का फंक्शन होता है, पोजीशन का होता है। जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक है, तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड है उसके अकॉर्डिंगली फोर्स है। अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो दो मास के बीच में जो फोर्स होता है G m1m2/r², कुछ बच्चे पढ़े होंगे, कितना डिस्टेंस है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में कूलम्ब्स लॉ पढ़े हो, कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द फोर्सेज जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है इंस्टेड ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां तक मेरी बात क्लियर? यस सर। जी सर। सो उस केस में अगर f फंक्शन ऑफ पोजीशन है तो a को हम क्या लिखना चाहेंगे? क्योंकि अभी x का फंक्शन है तो dv/dx लिखेंगे। अभी मैं 1D बता रहा हूं, a भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है, x डायरेक्शन। अगर ऐसा लिखा तो यहां से लिखेंगे m इंटू वी dv, ये क्या है, वन डायमेंशन लिया है, x डायरेक्शन का फोर्स है। अब यहाँ जो भी लिमिट पुट करेंगे यहाँ भी लिमिट पुट करेंगे। सपोज v1 से v2 या vi से vf, तो क्या हो जाएगा, हाफ m अपर लिमिट vf² माइनस हाफ m vi² दैट इज इक्वल टू क्या आया, f(x) dx। x इज सब्सक्रिप्ट 4 की x डायरेक्शन का रिजल्टेंट फोर्स है ये। अभी मैं कुछ यहां से नहीं बजा रहा हूं, सिर्फ ये लिखा। सो इस इक्वेशंस पे कहां से पहुंचे बच्चों, न्यूटन्स लॉ से। न्यूटन्स लॉ काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट यूज किया गया। चूंकि ये x डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं तो मैं vxf लिख देता हूं और ये vxi लिख देता हूं। तो यहां तक तुम भी लिख लो। अब जैसे ये मैंने सॉल्व कर लिया x डायरेक्शंस के लिए, बट सोचो वन डायमेंशन है, 3 डायमेंशन नहीं हो। इन दैट केस हमारा इक्वेशन क्या होगा, fxi प्लस fyj प्लस fzk, ये हो गया नेट फोर्स m इंटू यही होता है। तो अभी तो हमने इसको जो सॉल्व किया, इसको fx इक्वल टू max को सॉल्व किया, तो जैसा रिलेशन आया fy इक्वल टू my को भी सॉल्व करते तो कुछ ऐसा रिलेशन आ जाता। सिर्फ x के जगह पे y आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y डायरेक्शन का नेट फोर्स इंटू dy का इंटीग्रेशन। सिमिलरली z वाला टर्म हो जाता।
इसको इक्वेशंस 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, और जेड वाला इक्वेशंस लिखूंगा, सिमिलरली 3 हो जाएगा। मेरे पास तो जगह कम है। जेड 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 डी जेड, और ये कहीं और से नहीं, ये जो लिखा है वो न्यूटन्स लॉ से ही आगे बढ़े हैं। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 तीनों को जोड़ दो। सर हम्म, सर ये राइट साइड वाला आपने 3D के लिए बनाया तेज है मत ना? करो सर। सर नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। सर एक बार राइट हैंड साइड वाला वापस बताओ ना। सर वो नीचे क्या लिखा है सर, आपने क्या लिमिट्स पुट की है mv²/2 को? कहाँ पे? सर ये क्या लिमिट्स पुट की है सर आपने mv²/2 के लिए? vx क्या है वो सर, वो नहीं दिख रहा। हाँ सर क्या है? ये वाला, हाँ सर। ये है तुम्हारा यस सर। vx i, और ये है vx f। मतलब Okay, x sir. डायरेक्शंस का इनिशियल वेलोसिटी और x डायरेक्शंस का फाइनल वेलोसिटी। तीनों को जोड़ दो, तीनों इक्वेशन को। सो हाफ m, पहले फाइनल वाला सब लिख लो, x डायरेक्शंस का फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y डायरेक्शंस के फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस z डायरेक्शंस के फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस, देखो सब बहुत सिंपल सा है यार, सब सिमेट्रिक है। दिस माइनस दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx प्लस जगह थोड़ा कम पड़ रहा है मुझे, fz dz, सबको एक ही इंटीग्रेशन में ले लिया। अभी थोड़ा सा तुम्हें समझ में आएगा सर क्या करना चाह रहे हैं, बट नाउ थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे सारा लिंक्ड है, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया कि why वर्क इज डिफाइंड इन दिस वे, वो समझाने के लिए। देखो फाइनल जो वेलोसिटी होगा उसको कैसे लिखेंगे, vx f i कैप प्लस vy f j कैप प्लस vz f k कैप। जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट है x डायरेक्शन में, यहाँ जो आई लिख रहा है वो इनिशियल की आई है, और ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। सो कुछ बच्चे इसको बता सकते हैं कि इसको क्या लिखें, हाफ एम vf स्क्वायर नेट वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस
जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। और ये टर्म देखो, इसको ना मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। ये बताना कि ये टर्म और ये टर्म सेम है क्या। हमने न्यूटन्स लॉ से ही आगे बढ़ा और फाइनली क्या आया है, देखो ये टर्म इज इक्वल टू ये, और इसको क्या बोलूंगा, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स डॉट dx i कैप dy j कैप dz k कैप, ये dx इधर गया, dy इधर गया, dz इधर गया, तो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट ds या dr। और ये क्या है, ये है, अब मैं बताता हूं, हाफ m v स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं, तो इसको बोलेंगे बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी के माइनस, इसको बोलेंगे ब्लॉक का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पे आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किया, एक इक्वेशन आया है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू F रिजल्टेंट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ds और उसका इंटीग्रेशन। अब इसमें बहुत कुछ है, इसी को एक्सप्लेन करेंगे आज के क्लास में। तो बच्चों अभी देखना है कि क्या है, क्या क्या भी हमने डिस्कस किया। अगर किसी बॉडी का मास m है और इसका वेलोसिटी v है नेट, तो एक टर्म अभी डिफाइन किया है, हालांकि तुम्हें पहले से पता होगा, काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज हाफ m v स्क्वायर, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी किस किस चीज पे डिपेंड करता है, उस बॉडी का मास क्या है और वेलोसिटी क्या है। अगर कोई कहा जाए कि बॉडी के वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, डबल, 4 times. 4 times. 4 टाइम्स होगा, है ना। वेलोसिटी डबल तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, Vector. वेक्टर Scalar. काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर Scalar. क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड है बच्चों, v स्क्वायर। क्या कहा, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v डॉट v, v स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्शन कुछ नहीं होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो v वेलोसिटी से इधर मूव करे या v से इधर मूव करे या v से इधर मूव करे, तीनों केस में काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। क्या एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हर फ्रेम में सेम होगा, या काइनेटिक एनर्जी इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी? Frame dependent. डिपेंडेंट Frame dependent. लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट। एक ब्लॉक सपोज 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, अगर ग्राउंड का आदमी देखेगा, मास सपोज 2 kg है, ग्राउंड का आदमी देखेगा A, इसका पूछेगा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा A के फ्रेम में, तो तुम कहोगे हाफ
m इंटू v 2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट कितना होता है तुम लोग जानते होगे 10th में। जूल। हाँ सर, जूल्स वगैरह पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल। हालांकि तुम यहाँ से कह सकते हो कि सर काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज हाफ एम वी स्क्वायर। एम मतलब हो गया केजी, वी का मतलब हुआ मीटर, और ये हो गया पर सेकेंड वेलोसिटी का। तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसी को नाम दे दिया गया है जूल। 1 जूल। जूल नाम के साइंटिस्ट थे। तो यूनिट तो ये होना चाहिए था, बट इतना बड़ा बोलना कंफर्टेबल नहीं है। और हमारे जो साइंटिस्ट है उनको थोड़ा सा रेस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए क्या करते हैं, उनके नाम पे हमने यूनिट रख दिया। सर इसको न्यूटन पर मीटर भी बोलते हैं ना? हाँ बताएंगे उसको, एकदम सही बताया तुमने, है ना। उसने एकदम सही बताया कि न्यूटन अगर पूछा जाए तो न्यूटन कैसे डिफाइंड है, m इंटू ए, ये होता है फोर्स, m हो गया केजी, ए हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बच्चों 1 न्यूटन नाम दिया गया है। सो तुम इसमें से देख सकते हो, ये और ये में कंपेयर करो तो 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ मीटर है, तो हो गया न्यूटन, और 1 मीटर बचा रह गया, तो न्यूटन मीटर भी क्या हो गया, जूल। जूल। इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। चलो, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी अभी हमने बताया, जूल होता है यूनिट। जो अभी हमने ब्लॉक ए लिया था जिसका मास 2 kg है, ये जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये ड्राइवर इसको क्या देखेगा, रेस्ट में। रेस्ट में देखेगा। नो एनर्जी। तो ये देखेगा कि ये रेस्ट में, ये देखेगा इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। एक कार सपोज है जो इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ये कार बी है, इसका ड्राइवर देखेगा कि ये ब्लॉक इधर जा रहा है किस स्पीड से, 5 मीटर पर 5 मीटर पर सेकंड। मीटर 5 पर मीटर पर सेकेंड से। ये काइनेटिक एनर्जी देखेगा, काइनेटिक एनर्जी इन बी फ्रेम, ऐसे ही समझा रहा हूँ, 25 times more। हाफ m इंटू 5 स्क्वायर। तो तुमने ये देख लिया, एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग फ्रेम में अलग होगा, छोटी सी चीज है। अब आते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमने डिफाइन कर लिया, और ये क्या है ये देखना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको बोलेंगे बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और न्यूटन्स लॉ से क्या आया है, F। ये F एक फोर्स था या सारे फोर्सेस का समेशन था, समेशन था। सारे फोर्सेस का समेशन था, ये नेट फोर्स था, Resultant। रिजल्टेंट फोर्स था, बिकॉज हम स्टार्ट कहां से किए थे, F इक्वल टू ma से। तो ये क्या होता था, रिजल्टेंट फोर्स होता था। बच्चों इसको डिफाइन किया गया वर्क डन बाय ए फोर्स। क्या डिफाइन किया गया है, अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है F और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ds, तो वर्क डन, इस टर्म को नाम दे दिया गया, ये एक फिजिकल टर्म आया है,
कुछ आया है, अब इसको कुछ नाम देना था, ऐसा देखो अपने आप टर्म आया, इसी को नाम दिया है वर्क डन। तो अभी Sir, वो वर्क डन को first मैं और thing अच्छे है। से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स। और तुम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो, सीख चुके हो। न्यूटन्स लॉ से ये आगे बढ़े, बट कुछ कुछ लिख करके कुछ अलग फॉर्मेट में लिखे और ये आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स। यह है एनर्जी और ये है वर्क, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी लॉ या थ्योरम, थ्योरम। थ्योरम। बिकॉज किसी लॉ से डेराइव किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब कोई पूछेगा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो क्या बोलोगे? चेंज इन चेंज काइनेटिक इन एनर्जी is equal to work done by resultant force. वर्क डन बाय Resultant force. रिजल्टेंट फोर्स। वर्क डन कैसे डिफाइंड है? F डॉट ds। तो वर्क डन पे हम आएंगे, अभी डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चेंज को ऐसे लिखते हैं डेल्टा, चेंज का मतलब डेल्टा के, Delta Q. इसका मतलब ये फाइनल माइनस इनिशियल, पहले भी बता चुका हूं। ये रिजल्टेंट फोर्स को हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चों की ये क्या है? F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स, जितने भी फोर्सेज हैं वो सबका वेक्टर समेशन है ये, और डॉट ds। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिखे इसको लिखेंगे F1 डॉट ds प्लस F2 डॉट ds प्लस F3 डॉट ds, लिख सकते हैं ना? यस हाँ सर। सर। आंसर। जितने भी है प्लस वन, डरना नहीं है, ये कुछ सिर्फ देखने में लग रहा है सर क्या क्या लिख रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो कुछ बड़ा सा चीज लिख ही नहीं रहे हैं। डेल्टा के इक्वल टू, अब बताओ इसको मैं बोल सकता हूं क्या? वर्क डन बाय फोर्स 1 हाँ सर। यस सर। W1, तो इसको बोल दूंगा वर्क डन बाय फोर्स W2. W2 प्लस वर्क डन बाय फोर्स W3 एंड सो ऑन। अब वर्क एनर्जी थ्योरम को स्टेट किया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, या कोई कहेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, isn't it? Change in kinetic energy is equal to summation of work done by all individual forces, या सबसे शॉर्ट में लिखना है तो डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, ऐसे लिख देता हूं। सर सिग्मा W भी लिख सकते हैं ना? हाँ, सिग्मा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, मैंने ऑल लिख दिया, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज, शॉर्ट में मतलब छोटा सा,
समेशन ऑफ। अच्छा बताना, वर्क डन स्केलर या वेक्टर? वर्क डन बाय फोर्स Scalar. Sir, vector. स्केलर, बिकॉज ये और डॉट वेक्टर प्रोडक्ट है, है, ये स्केलर है स्केलर है क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है। हाँ सर। तो इसको मिटा दूं ना? हाँ सर, मिटा दो। यस सर। सब हमारा काम है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आइडिया डिस्कस किए, बिकॉज वो सिंपल था तो थोड़ा सा ही डिस्कस किया। अब हम लोग वर्क डन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में, और फिर जो वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा ना, ये इस चैप्टर का मेन हार्ट ऑफ दिस चैप्टर है वो थ्योरम, और उसी पे ये पूरा बेस्ड है, पूरा चैप्टर उसी पे बहुत सारे सवाल आएंगे और उसका एप्लीकेशंस पूरे फिजिक्स में होगा। ओके, तो वर्क डन क्या होता है, कैसे डिफाइन किया? अगर किसी पॉइंट पे फोर्स लगा F और ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ds, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ds छोटा सा लिखा है इसलिए dw लिख रहा हूं, वर्क डन को w से वर्क डन को डिनोट करते हैं। डेफिनेशन ये आया है, दैट मींस F ds cos थीटा। अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। समझा क्या? ये हो गया छोटा सा वर्क डन, टोटल वर्क डन यहां से यहां गया है, उसके लिए इंटीग्रेट करना। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, सबसे पहले तो ये पॉइंट ds क्या है वो लिख लेता हूं मैं। ds इज, ये लिख लेना अपने नोटबुक में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ application of the force F, और थीटा क्या है बताने की जरूरत नहीं है, एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड ds वेक्टर। या यहां पे लिखता हूं, क्या वर्क डन बाय ये फोर्स पॉजिटिव हो सकता है? यस सर। यस, F ds और थीटा, थीटा एक्यूट एंगल हो, cos थीटा पॉजिटिव होगा। क्या वर्क डन बाय फोर्स नेगेटिव हो सकता है क्या? यस सर। हाँ सर। कब हो सकता है नेगेटिव? when theta 180 is डिग्री हो greater than 90 जब and less थीटा than इज 270. ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90, Second and third quadrant. 90 से ज्यादा हो तब। क्या वर्क डन बाय फोर्स जीरो हो सकता है क्या? यस सर। हाँ सर, यस सर हो अब 90 के लिए, 90 और 270 के 90 लिए। डिग्री 90 to 90. पाई बाय 2 एंगल। 2n plus 1 by plus 1 अच्छा plus एक 1 और by केस में थीटा जीरो हो सकता है, वर्क डन जीरो हो सकता है, वर्क Zero डन बाय होगा. फोर्स जीरो अगर ds ही जीरो है, मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है वो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है। देखो हम दीवार को पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, देखो
मूव नहीं कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वी आर डूइंग जीरो वर्क ऑन द वॉल। मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये ब्लॉक है, मैं ऐसे अभी रखे हुआ हूं, ब्लॉक रेस्ट में अभी मैं फोर्स लगा रहा हूं इस पे ऊपर, एन mg के बराबर है, लेकिन ब्लॉक रेस्ट में है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। सो व्हाट आई एम डूइंग, वर्क कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं इस ब्लॉक पे? नहीं सर। नहीं कर रहे सर। फोर्स लगा रहा हूं बट डिस्प्लेस नहीं हो रहा, वर्क नहीं कर रहा हूं, अब कर रहा हूं, है ना? अभी Yes, sir. वर्क कर रहा हूं, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा सुनना, अभी कौन सा वर्क कर रहा हूं ब्लॉक पे? निगेटिव। मैं फोर्स तो लगा रहा हूं ऊपर, Force फोर्स देखो अभी भी मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉइंट का किधर हो रहा है? नीचे। कितना एंगल है अभी हमारा? 180। 180। समझा? चलो और बताता हूं, यस। मैं फोर्स लगा रहा हूं, क्या वर्क कर रहा हूं मैं? यस। यस वर्क सर। कर रहा हूं? Yes sir. नहीं, मैं No, फोर्स sir, लगा रहा zero. हूं ऊपर, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल। है ना, और इक्वल वेलोसिटी जा रहा हूं, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है ना? हालांकि जैसे ऐसे जाके अभी रोक दिया तब तो सर्टेनली वेलोसिटी चेंज हुआ, बट सोचो कि अभी इक्वल वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा हूं इधर, तो फोर्स मेरा नेट ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इधर था, तो वर्क डन जीरो। Zero. क्यों? 90 डिग्री एंगल है, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर। सर मतलब क्या वर्क क्या? डन बाय फ्रिक्शन तो पॉजिटिव होगा ना? चलो सर वो लेफ्ट वाला मत करो अब। राइट वाला करो सर। हो गया सर, लिख के सब। अब एक चीज बताना, वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्या वर्क डन बाय फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट होगा? हाँ सर, हाँ सर। हर फ्रेम से डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की वजह से। आंसर इज यस। जैसे मैं अब एक सवाल लेता हूं, हाँ एग्जाम्पल लेता हूं सवाल। एक लिफ्ट है, एक आदमी खड़ा है, जैसे मैंने अभी होल्ड किया था एक डस्टर, ऐसे ब्लॉक को होल्ड किए हुए, और लिफ्ट इज गोइंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और यहाँ पे इसका एक दोस्त खड़ा है ए, और एक दोस्त ग्राउंड के फ्रेम में खड़ा है बी। ये देखेगा कि ये जो पर्सन है एन तो ऊपर लगा रहा है, बट ये पॉइंट इसके लिए मूव नहीं कर रहा है, तो ये आदमी कहेगा कि ये जो मैन है, मान लो ये ऋषभ है, तो कहेगा ये ए कि ऋषभ इज डूइंग जीरो वर्क, बट बी कहेगा कि ये पॉइंट यहां से यहां चला गया, कुछ देर बाद लिफ्ट यहां चला जाएगा। ऋषभ कहेगा कि दिस मैन इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, isn't it? यस सर। यस। तो वर्क डन बाय दिस एन, इसके अकॉर्डिंगली जीरो, इसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव, किसी और के अकॉर्डिंगली कुछ और होगा, मतलब वर्क डन बाय ए फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट। ये तो मैंने एग्जांपल लेकर समझाया, और अगर डेफिनेशन से जाओ तो तुम लोग बता रहे थे ये क्वांटिटी फ्रेम इंडिपेंडेंट है, बट ये फ्रेम डिपेंडेंट है, इसलिए DW विल बी फ्रेम डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ दिस।
Am I right? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हमने क्या सीख लिया? वर्क डन बाय ए फोर्स डिफाइन कर लिया। अब वर्क डन बाय फोर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे सवाल आएंगे तो वो उस पे पढ़ते हैं। हमने वेक्टर में तो किया है, तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगा। स्पेशल केस लेता हूं। कह दिया F कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों कांस्टेंट है। तो इन दैट केस W इज इक्वल टू F डॉट ds, इस F वेक्टर को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। FS और ds वेक्टर का इंटीग्रेशन ds 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 ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो जो तुम 10th में कभी पढ़े होगे आईसीएसई बोर्ड या किसी में, या डेफिनेशंस कहीं बुक में लिखा था W इक्वल टू F डॉट S। F डॉट S जब लिखते हैं तो ये स्पेशल केस है, ये बता रहा है कि फॉर द होल डिस्प्लेसमेंट S F इज ए कांस्टेंट वेक्टर। अगर F कांस्टेंट नहीं है तो F डॉट S नहीं लिखेंगे, अलग पॉइंट पे अलग होगा, तो क्या लिखेंगे? तो उस केस में F डॉट ds का इंटीग्रेशन। समझ में आया ये? yes. Yes, sir. So this is a special case, otherwise definition ये। अब बता दो कि मान लो एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगा है F इधर और डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है S इधर। ये एंगल है थीटा, इसको लिख सकते हैं F S S cos theta. cos थीटा। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं F इंटू S cos थीटा, या cos थीटा को इसके साथ लिख लो। अब इसको सिर्फ डिफरेंट तरीके से बोलता हूं। F cos थीटा देखते हैं क्या है। Component. F cos थीटा इज F का कंपोनेंट Tangential along component S। इसको मैं बोल सकता हूं कंपोनेंट ऑफ F along S इंटू S। इसको समझने के लिए ऐसे बोलते हैं कि F को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, एक कंपोनेंट along डिस्प्लेसमेंट और एक परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तुम कहोगे सर along वाला डिस्प्लेसमेंट वाला फोर्स वर्क करेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन का, और ये 90 वाला, इसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट 90 है इसलिए ये वर्क नहीं करेगा, F sin थीटा वर्क नहीं करेगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार बता रहा हूं, ये बाद में अपने आप क्लियर हो जाएगा। कोई कह सकता है सर F इंटू S cos थीटा लिख लेते हैं। मैं कहूंगा S cos थीटा क्या है? along F. फोर्स के डायरेक्शन में S का डिस्प्लेसमेंट। कोई कहेगा वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स। इस केस में मैंने कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लिया, तो ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट फोर्स के अलोंग और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर। जो फोर्स के अलोंग कंपोनेंट है उसके कारण वर्क हो रहा है फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट का ये कंपोनेंट है
फोर्स के नॉर्मल उसके कारण वर्क नहीं हो रहा है, एस कॉस थीटा के कारण वर्क हो रहा है और एस साइन थीटा के कारण वर्क नहीं हो रहा है। ये हर्षवर्धन ये डॉट प्रोडक्ट है, वही तो लिखा था एफ डॉट एस। सर आपने उधर क्रॉस क्यों लिखा है फिर?